हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट में बात की थी अबाउट किसके बारे में। हमने मोल्स का फॉर्मूले देखे थे, ठीक है। दो फॉर्मूले तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई एन ए, और उससे हमने डिफरेंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मोल्स, ये सब फाइंड आउट करना, कैलकुलेट करना किसी भी कंपाउंड में, वो सीख लिया है, ठीक है। हमने पी वी इक्वल टू एन आर टी देख लिया, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की अबाउट किसके बारे में, एस टी पी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में बात कर ली, ठीक है। और हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लिया, थर्ड वाला जो वॉल्यूम के लिए था, दैट इज वॉल्यूम डिवाइड बाय जो भी आपको गिवन वॉल्यूम है, डिवाइड बाय आपको क्या करना है 22.7, ठीक है। अब ये 22.7 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मान लो जैसे आपको 11.2 वॉल्यूम दिया है, क्या दिया है आपको 11.2 लीटर CO2 ये दिया है, और पूछा है इसमें मोल्स कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.7 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो लगभग 0.5 के आसपास आएगा। लेकिन अगर 11.2 को हम डिवाइड करेंगे 22.4 से तो आपका आंसर जो है एग्जैक्ट क्या आएगा 0.5 आएगा। तो आपको यहाँ पर डिवाइड 22.4 से ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि आंसर 0.5 ही मिलने वाला है आपको। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या है एडजस्ट करना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप समझ जाओगे कि कब कौन सी वैल्यू को काम में लेना है। मैक्सिमम 95% आप 22.4 को ही काम में लोगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए मोल्स को फाइंड आउट करने के। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला जो मोल का है, दैट इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर Na, या फिर अगर वॉल्यूम दिया है गैसों के लिए, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइड बाय 22.7 या 22.4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तीन फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान होने चाहिए मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। मोल्स कभी हो सकता है मोल्स पूछ ले कभी गिवन मास पूछ ले कि मास कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, ठीक है। कभी मोल्स दिए हो नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ ले, तो अगर 5 मोल दिए तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो Na से, तो 5 Na क्या हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए। तो ये आपस में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, एक तो ये चीज़ है, इसको आप नोट कर लिया होगा आपने, आई एम श्योर। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। आपको CO2 गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एट STP, ठीक है, एट STP which contain 10 Na ऑक्सीजन एटम, 10 Na ऑक्सीजन एटम आपके पास दिए, ठीक है। क्या करना है आपको, वीडियो को पोस्ट करना है, ट्राई करना है, ठीक है, फिर मैं सोल्व करवाता हूँ उसको। चलिए देखिए, अगर हम बात करें वॉल्यूम आपको निकालना है CO2 गैस का, सबसे पहले देखिए मोल्स निकाल लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि मोल से वॉल्यूम निकालना क्या है बहुत आसान है। मोल्स अगर आपके पास आ गए x मोल, तो x को मल्टीप्लाई कर दो 22.7 से, वो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा गैस का STP पर, ठीक है। तो मोल्स निकालने अपने को, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो आपको दी है 10 Na ऑक्सीजन एटम है, इसका मतलब आपके पास 10 मोल ऑक्सीजन एटम है, क्लियर है। चलिए, अब अपने को निकालना है, हमें पता है कि 1 मोल CO2 में आपके कितने मोल होते हैं ऑक्सीजन के, 2 मोल, 2 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। और आपके पास है 10 मोल ऑक्सीजन एटम,
तो यहाँ से हम निकालेंगे CO2 के कितने मोल आ जाएंगे आपके पास, 5 मोल। तो 5 मोल CO2 आ गई आपके पास। वॉल्यूम निकालना है, सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए 22.7 से। वॉल्यूम ऑफ CO2 22.7 इंटू 5 दैट इज अराउंड 113.5 लीटर। ठीक है, तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 90.8 लीटर। ठीक है, आपको वॉल्यूम क्या दिया है, 90.8 लीटर। ठीक है, SO3 जो गैस आपको दी गई है दैट इज SO3 एट STP। तो नंबर ऑफ एटम्स आपको फाइंड आउट करना है। ये वॉल्यूम दिया है, ये गैस है STP पे। क्या करना है आपको, बिल्कुल बार बार पोज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो परेशान मत होना। ठीक है ना, आप ही के लिए। चलिए पोज करके ट्राई कीजिए। किया आप लोगों ने ट्राई? चलिए देखिए, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं 90.8 लीटर SO3। सबसे पहले तो मैं मोल्स निकालता हूँ किसके, SO3 के। कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम दिया है तो मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.7 में लिखता हूँ। ठीक है, ये जाएगा अराउंड 4 टाइम्स, तो आपके पास 4 मोल्स आ गए। यहाँ आप 22.4 भी लिखते ना तो भी ये लगभग 4 पॉइंट समथिंग रहता है, मतलब 4 ही है। ठीक है ना, तो पॉइंटों में मत जाना। ठीक है, वो वैल्यू जो दी है उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, एग्जैक्ट कटेगा वो। ठीक है ना, वरना ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं कुछ स्टूडेंट, 22.4 से मल्टीप्लाई करके 4.01, 02, 03 ऐसे मोल लेंगे, तो ऐसा दिमाग मत लगाना। ठीक है ना, वैल्यू को इसके अनुसार एडजस्ट करना है। मोल्स आ गए अपने पास, अब क्या बचा है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने। अगर हम बात करें एक जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे 4 मोल्स आ गए तो 4 NaSO3, वो गलत होगा। एक मॉलिक्यूल में आपके पास 4 एटम है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम पूछे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछे। ठीक है ना, ध्यान रखना। मैं वो भी लिखवा देता हूँ आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 4 इंटू Na। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 4 इंटू Na इंटू 4, क्योंकि एक SO3 में कितने एटम है, 4, 3 तो ऑक्सीजन और 1 सल्फर। तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तब आएंगे आपके नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है ना, ये मिस्टेक जनरली कर देते हैं स्टूडेंट। 4 मोल आ गए जल्दबाजी में, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 4 Na। नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर वो पूछता तो हम 4 Na लिखते, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तो कंपाउंड में जितने एटम्स हैं उसको भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 Na। क्लियर है? तो इस तरह से हमें क्या है, थोड़ा ध्यान रखना है क्वेश्चंस को करते टाइम। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 लीटर H2। ठीक है, एट STP। आपको 1.8 लीटर H2O दिया गया है। ठीक है, STP पर। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 लीटर, ये H2O लिक्विड फॉर्म में है ना, एक 8 STP। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है मान लो। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जनरली स्टूडेंट जो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं वो है आपका मोल्स निकाल लेते हैं, 1.8 डिवाइड बाई 22.7 करके मोल्स निकाल लेते हैं, फिर एटम्स निकाल लेते हैं उससे। वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ये किसके लिए वैलिड होता है, मैंने बोला था आपको, केवल और केवल गैसों के लिए।
हमने यहाँ लिया है H2O लिक्विड, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अपने काम में नहीं आएगा, ठीक है। जल्दबाजी में ऐसा कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ों का, ठीक है ना। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है कि यहाँ पर आपको डेंसिटी को काम में लेना पड़ेगा। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो आप सबको पता होगी, और नहीं पता है तो ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन में दी नहीं जाएगी। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। और वही आपको ध्यान रखनी है, कभी क्वेश्चन में दी हुई नहीं रहेगी, आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए, वाटर की डेंसिटी से आप क्या निकालिए, वॉल्यूम अपने को मिल गया है, मास निकालिए। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से आप मास निकालिए, क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना है, 1.8 लीटर है, तो हमें ml में चाहिए, तो कितना होगा 1800 ग्राम। तो ये हमारे पास आ गया मास किसका, वाटर का। अब मास आ गया तो इससे मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स कितने होंगे आपके पास, गिवन मास अपॉन मोलर मास 18, दैट इज 100 मोल। कितने आ गए, 100 मोल्स आ गए। अब एक फिर से गलती मत कर देना, नंबर ऑफ एटम्स 100 आने मत कर देना। एक एटम जो आपका मॉलिक्यूल है H2, उसमें कितने एटम है, 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 100 तो मोल हो गए, इनटू कितने हैं आपके पास 3, इनटू Na, तो ये 300 Na हो जाएंगे। क्लियर है? ये ध्यान रखना, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है ना। ये सब चीज़ें अपने काम में आती रहेगी, फिर से रिपीट होते रहेंगे ये सब, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम। और अब हम बात करते हैं अबाउट कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में, कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, हो सकता है बहुत सौ को पता हो, ठीक है ना। जिसे नहीं पता है वो ध्यान देखिए। किसी भी एटम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ZXA, ठीक है। X तो क्या हो गया, उसका सिंबल हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो भी है। Z क्या होता है आपके पास, Z होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। वो किसके इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। तो जितना प्रोटॉन्स का नंबर है वही आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये स्पीसीज चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, +1 +2 या फिर -1 -2, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्पीसीज है। फॉर न्यूट्रल एटम हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। क्लियर है? चलिए, ए हम बोले, ए क्या होता है आपका, मास नंबर। ए स्टैंड्स फॉर मास नंबर। मास नंबर हम कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों के इक्वल क्या होता है आपका, मास नंबर होता है, ठीक है। और प्रोटॉन किसके बराबर है आपके, जेड के बराबर है। यहाँ से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज n, किसके इक्वल होगा, a माइनस जेड, ठीक है। इस तरह से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a से माइनस कीजिए जेड को, ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। प्रोटॉन्स जो एटॉमिक नंबर होगा उसके बराबर होंगे, और न्यूट्रल स्पीसीज है तो
जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, ये तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखिए जिसमें आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स सब निकालने हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, ठीक है। 8O16 एक ये लिया, ऑक्सीजन एटम लिया हमने, एल्यूमिनियम लिया हमने 1327, ठीक है। एल्यूमिनियम पे चार्ज ले लीजिए +3, ठीक है। चार्ज वाले भी देख लेते हैं। O2- चार्ज है इस पर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, ठीक है। इनके लिए आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ और स्पीसीज देखते हैं, मान लो CO2, इसके लिए निकालिए, CO3 2- इसके लिए निकालिए, SO4 2-। तो आपको इन 6 एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए एक बार, इनमें क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, सबका एडिशन, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए 8 इसका एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे 8, न्यूट्रल स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 8, न्यूट्रॉन्स 16 - 8, न्यूट्रॉन्स भी होंगे 8, क्लियर है। चलिए 13 एटॉमिक नंबर है तो इस पे हो गया, एटॉमिक प्रोटॉन हो गए 13, ठीक है। अब देखिए चार्ज स्पीसीज है, अगर हम न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करें तो 27 - 13, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 14। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो देखिए अगर ये न्यूट्रल होता तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए 13 प्रोटॉन के बराबर, लेकिन ये चार्ज स्पीसीज है। एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम +3 कैसे आया होगा, जब एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, लूज किए होंगे, तब उसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आया +3, ठीक है, तभी आता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। न्यूट्रल में 13 होने चाहिए थे, 3 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए, तो 13 में से 3 गए, कितने बचे, 10। सिंपल इस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए ऑक्सीजन, प्रोटॉन कितने होंगे 8, न्यूट्रॉन कितने होंगे 16 - 8 दैट इज 8, इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए थे 8, ठीक है, पर ये न्यूट्रल होता तो, लेकिन O पे चार्ज है -2, इसका मतलब ऑक्सीजन ने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तभी इसके ऊपर कितना चार्ज आया 2-, प्लस मतलब गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तब जाके उस पर 2- का चार्ज आया। तो पहले होने चाहिए थे 8, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो 8 + 2 दैट इज 10। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स निकालते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गए। बात करते हैं CO2, कार्बन 6C12 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है आपका 8O16, ठीक है। प्रोटॉन्स कैलकुलेट करते हैं, कार्बन में कितने हैं 6, ऑक्सीजन में एक में है 8, तो O2 है तो 16, ठीक है ना। तो 16 + 6 कितने हो गए 22 हो गए आपके पास प्रोटॉन, सभी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। कार्बन में कितने न्यूट्रॉन्स हैं 12 - 6 दैट इज 6, 16 - 8 दैट इज 8, और ऑक्सीजन है 2, तो 8 × 2 = 16, 16 + 6 दैट इज 22। तो आपके पास न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे 22 होंगे, क्लियर है। चलिए आई होप क्लियर होगा, आपको दिख रहा होगा ये 22 22 22 है ये, ठीक है ना। अब CO3 2-, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बात कर लेते हैं। CO वही 6C12 8O16, ठीक है। प्रोटॉन्स कैलकुलेट करते हैं 6 और 8 ऑक्सीजन के, 8 × 3 = 24, 24 + 6 दैट इज 30, तो हो गए प्रोटॉन्स। न्यूट्रल होता तो 30 होते आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इनको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, हो सकता है आप लोगों को दिखे नहीं, तो 30 प्रोटॉन 30 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज है 2- का, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, बिल्कुल सही है। तो अब 30 नहीं होके क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स 32 हो जाएंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स बात कर लेते हैं, इसमें रहेंगे 6 और इसमें है 8, तो 8 × 3 = 24, 24 + 6 दैट इज 30। तो ये हो गए प्रोटॉन, ये हो गए इलेक्ट्रॉन, ये हो गए न्यूट्रॉन, क्लियर।
SO4 2 माइनस, सल्फर 16, सल्फर 32, ये होता है, ठीक है। ये थोड़े बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे। ऑक्सीजन 8O16 होता है, क्लियर है। चलिए प्रोटॉन्स, सल्फर में 16 और ऑक्सीजन में 4 हैं, तो 8 4 जा 32, 32 प्लस 16 कितने हो गए 48, तो 48 हो गए आपके पास प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 48 होने चाहिए थे अगर न्यूट्रल होता तो। चार्ज कितना है 2 माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कितने हो गए 48 प्लस 2 दैट इज 50। न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं, 32 माइनस 16 ये हो गए 16, 16 माइनस 8 दैट इज 8, तो 8 3 जा सॉरी 8 4 जा 32, 32 प्लस 16 48, तो न्यूट्रॉन्स भी कितने हो गए आपके पास 48 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स की कैलकुलेशन करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, ठीक है ना। इस पे डायरेक्ट तो आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स तो पूछेगा नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से पूछेगा। किस तरह से पूछेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 19 ग्राम PO4 3 माइनस। आपको PO4 3 माइनस आयन दिया है 19 ग्राम, उसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। डायरेक्ट सिंपल इस तरीके से पूछेगा नहीं, इस तरीके से पूछेगा। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई करके बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इसके मोल्स निकाल लीजिए। PO4 3 माइनस, अगर हम मोलर मास देखें, फॉस्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16 इंटू 464, ये हो गया 95, तो 95 मोलर मास है इसका। मोल्स निकालते हैं, मोल्स ऑफ PO4 3 माइनस कितना होगा आपके पास, गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज 1/5 मोल, ठीक है। आपके पास 1/5 मोल आ गए, किसके PO4 3 माइनस के, ठीक है। अब हम बात करें, मान लो 1 मॉलिक्यूल, और क्योंकि ये आयन है तो 1 PO4 3 माइनस आयन इन 1 PO4 3 माइनस आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक PO4 3 माइनस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले कैलकुलेट कीजिए। फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बारे में अगर हम बात करें तो 15P31, ठीक है। ऑक्सीजन हमें पता ही है 8O16 होता है, क्लियर है। यहाँ से हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखिए प्रोटॉन्स 15 है, और यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन बात करें, ऑक्सीजन कितने हैं 4, 8 4 जा 32, 15 प्लस 32, ठीक है। 4 इंटू 8 32 प्लस 15, करेक्ट है। ये कितना हुआ आपके पास 47। अगर ये न्यूट्रल होता तो, लेकिन चार्ज कितना है 3 माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे +3 और कर दो मतलब 50, मतलब आपके पास 50 क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 50 इलेक्ट्रॉन्स। 1 PO4 3 माइनस आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए 50। 1 मोल में अगर हम बात करें, इन 1 मोल PO4 3 माइनस आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि एक में 50 है तो 1 मोल में आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, Na से, सिंपली, ठीक है। अब आपके पास कितने मोल है 1/5 है, तो इन 1/5 मोल PO4 3 माइनस आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 50 इंटू Na इंटू 1/5 दैट इज 10 Na, ये आपका आंसर है।
क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरे आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं कि 1/5 आ गया, 1/5 मोल इंटू Na, इस तरह से डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं, गलत होगा वो। एक इसमें कितने हैं वो भी तो कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना। तो एक इसमें 50 है, तो आपको 1/5 मोल को फिर इससे मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, बाई 50 Na हो गया। अब 50 Na इंटू 1/5 मोल है आपके पास, तो ये आ गया 10 Na। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए आई होप ये क्लियर होगा आपको, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम। चलिए क्वेश्चन करते हैं, देखिए। कैलकुलेट द मास ऑफ CO गैस containing 20 Na इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपको मास ऑफ CO गैस निकालना है जिसमें 20 Na क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। किया ट्राई? चलिए देखिए, 20 Na इलेक्ट्रॉन्स, 20 Na इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या बोल सकता हूँ कि आपके पास 20 मोल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, पहले अगर हम बात करें CO के गैस के लिए, तो एक मॉलिक्यूल जो CO है आपके पास, 1 CO molecule CO contain इलेक्ट्रॉन्स। एक मॉलिक्यूल CO के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काउंट करते हैं। कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल CO गैस कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। कितने होंगे आपके पास, 14 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और आपके पास है कितने, 20 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं यहाँ से 20 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालूं तो नंबर ऑफ CO के मोल कितने आएंगे, 1/14 इंटू 20, ये होंगे मोल ऑफ CO। ठीक है, आपको क्या निकालना है, मास। मोल को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, मोलर मास से। CO का मोलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन 16 प्लस कार्बन 12, दैट इज 28। तो 1/14 इंटू 20 इंटू 28, 14 टू ज़ा 28, 40 ग्राम। तो आपके 40 ग्राम CO के अंदर 20 Na क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ध्यान रखने हैं आपको। क्लियर है? देखिए प्रैक्टिस से ही हो गए आपको क्वेश्चंस। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इस बार आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स present in 54 ml water at 27 degrees Celsius and 1 atm pressure। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखिए अगर आप लोगों ने PV = nRT, टेम्परेचर आपको दिया है, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, आर की वैल्यू पता होती है, यहाँ से अगर मोल्स निकालें तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। क्यों? क्योंकि PV = nRT हम किसके लिए लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं, गैस के लिए। जबकि यहाँ पर वाटर दिया है आपको, टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, और रूम टेम्परेचर पर वाटर जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो
तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको काम में नहीं लेना है, ठीक है। हम उसी तरीके से जाएंगे जैसा हमने पहले किया था कि वॉल्यूम कितना आपके पास 54 ml है, डेंसिटी होती है वाटर की कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। यहाँ से मास ऑफ वाटर निकलेगा आपका, मास ऑफ वाटर कितना होगा 54 ग्राम, ठीक है। आपके पास मास आ चुका है, इससे आप मोल्स निकालिए, मोल्स ऑफ वाटर H2 कितने होंगे 54 गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, H2O का मोलर मास है 18, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएंगे 3 मोल्स, ठीक है, 3 मोल्स आपके पास आ गए। अब देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम देखते हैं कि H2O में कितने मोल न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स काउंट करने हैं। हाइड्रोजन होता है 1H1, ऑक्सीजन होता है ये आपका 8O16। तो हाइड्रोजन में तो 1 - 1 0 हो जाएगा, हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं रहेगा। ऑक्सीजन में 16 - 8 8 न्यूट्रॉन्स रहेंगे, मतलब एक H2O में आपके पास न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 8 न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो एक मोल में कितने होंगे 8 Na है, और आपके पास कितने हैं 3 मोल, 1 मोल H2 contains न्यूट्रॉन 8 Na, क्लियर है। तो आपके पास कितने हैं 3 मोल्स, तो 3 मोल H2O contains number of neutrons 8 into 3 Na, that is 24 Na। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, छोटे छोटे क्वेश्चंस ही रहते हैं बट थोड़े दिमाग लगाना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट ऐसा चैप्टर है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप पीछे की चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएगी। आज से 2-3 लेक्चर बाद जब आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको बिल्कुल ईजी लगेंगे कि अच्छा ऐसे हुआ था। देख लेना, आपको खुद को लगेगा अगर आपने सही ढंग से वीडियो लेक्चर पढ़े हैं, काम किया है, मेहनत की है, तो पीछे के लेक्चर अपने आप क्लियर हो जाते हैं, आपको कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। हो सकता है आज पढ़ा है तो आज डाउट रहेगा, बट 3 दिन बाद आप पढ़ोगे ये आज वाला, आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो, ठीक है ना। तो चैप्टर ही ऐसा है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो क्या होता है पीछे की चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाती है, क्यों, क्योंकि वो यूज़ में आती जाती है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे चीज़ें यूज में आती जाएगी आपकी क्लियरिटी जो है सब्जेक्ट में और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो आपको और चैप्टर इजी लगने लगेगा, क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, ओके। तो चलिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्वेश्चंस ही किए हैं और मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उनके तीनों फॉर्मूले हमने देख के लिए। तो इम्पोर्टेंट है, काम में आते रहेंगे अपने आप, आपको क्या होता रहेगा प्रैक्टिस होती रहेगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्लियर है। चलिए तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।